नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि EMRS 2023 का एग्ज़ाम बहुत जल्द आपका होने वाला है, तो ये सीरीज़ हमने आपके लिए स्पेशली स्टार्ट की है। लास्ट टाइम पे इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर करके जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करके आएंगे। इसके पहले वाली जो क्लास है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उस क्लास को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपसे वादा किया था कि इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम एंड फ्रेजेज हैं, सिनोनियम एंटोनियम है, उनकी PDF मैंने प्रोवाइड करा दी है। आप डॉक और ई बुक वाले सेक्शन में जाके ये जो एप्लीकेशन है, मैथ विद प्रवीण वाजपेयी के नाम से एप्लीकेशन है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। इस वाले सेक्शन में आपको जो है सारी PDF मिल जाएंगी। उसके अलावा ये जो मॉक में करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इससे पहले वाला जो मॉक है उसके भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके भी सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलेंगे। तो उन क्वेश्चन को आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एग्जाम में किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करना है वो भी सिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 2:1 और 3:2 के अनुपात में अल्कोहल और जल से भरे हुए दो समान गिलासों को एक तीसरे गिलास में खाली किया जाता है। तीसरे गिलास में अल्कोहल और जल का अनुपात क्या होगा। देखो, जब दो मिक्सचर को मिलाओगे तो जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्कोहल और जल है, तो अल्कोहल से अल्कोहल मिल जाएगा और जल से जल मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो अनुपात कितना है, 2:1 है। इसका मतलब है अल्कोहल और जल का अनुपात है। अगर हम इसमें टोटल वैल्यू की बात करें तो 2 और 1 कितनी है, 3। तो इसमें अल्कोहल कितना है, 2/3, और यहाँ पे जो है आपका जल कितना है, 1/3। ऐसे ही दूसरे वाले में टोटल वैल्यू कितनी है आपकी, 5। यहाँ पे अल्कोहल कितना है, 3/5, यानी कि टोटल 5 में 3, और पानी कितना है, 2/5। अब जब हम इनको मिलाएंगे तो अल्कोहल से अल्कोहल मिल जाएगा और पानी से पानी मिल जाएगा। तो अल्कोहल से अल्कोहल को मिला दो। यहाँ पे पहले वाले में कितनी है, 2/3, और दूसरे वाले में कितनी है, 3/5। और पहले वाले में पानी कितना है, 1/3, और दूसरे वाले में पानी कितना है, 2/5। सॉल्व कर लो, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी कि कितना हो गया आपका, यहाँ पे 3 है, 5 दूना 10 और 3 तिया 9, यानी कि 19 बटे कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ पे 5 एकन 5 और 3 दूना 6 और बटे कितना, 15। तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, यानी कि 19 अनुपात कितना जाएगा, 11। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% घटा दी जाती है। नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि टोटल आपसे वृद्धि या कमी पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखो, टोटल अगर वृद्धि कमी आपको निकालनी है तो ये फार्मूला होता है x + y ± xy/100। और अगर परसेंट में दिया हुआ है तो बाद में परसेंट लगा देंगे। अब इसको हम कई फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि a + b ± ab/100 के फॉर्म में। काम वही है, ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू आप चेंज करके भी लिख सकते हो, जैसे m + n ± mn/100, ठीक है। और साइन यहाँ पे कैसे काम करते हैं, जैसे कि अगर ये पहला वाला टर्म प्लस है यानी कि वृद्धि हो रही है, दूसरा वाला टर्म प्लस है, तो आपको पता है प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि जो mn वाला है, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट वाला साइन है वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ऐसे प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। तो यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, तो प्लस का 10 फिर माइनस का 10। अब देखो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस 10 × 10/100, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। माइनस का 1% आया, -1% आने का मतलब है कि 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ऊंचाई और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान जो है वो समान है, मतलब जो ऊंचाई है वो क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हमने मान लिया समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने मान लिया कि इसकी भुजा कितनी है, 2x 2x है, सभी भुजाएं बराबर हैं और वो 2x है। आप 2a भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, √3/2 × a। a मतलब भुजा, यानी कि 2x।
तो इसका मतलब है ऊंचाई कितनी होगी √3x, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है √3 × x के बराबर है। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, यानी कि x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1। तो भुजा कितनी होगी प्रत्येक 2, ये भी 2 होगी, ये भी 2, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 है तो 1 × 2 कितना आ जाएगा आपका 2, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर षटफलक क्या होता है। देखो जो घनाभ होता है उसी को हम लोग समांतर षटफलक कहते हैं, इसको याद रखना आप हमेशा। समांतर षटफलक किसको कहा जाता है घनाभ को, यानी कि ये घनाभ की बात कर रहा है। तो घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:3 है, और उसकी जो ऊंचाई है वो 6 है, ठीक है। यदि समांतर षटफलक का कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 558 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि घनाभ का कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई गुणे लंबाई, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी है आपको 558। तो वैल्यू पुट कर दो 2, मान लेते हैं ये 5x है और ये 3x है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कितना हो जाएगा 15x²। फिर यहाँ पे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो 3x ये और ये 6 ये, यानी कि 6 3 कितना हुआ 18x हो गया। फिर आपका 6 को इससे गुणा करेंगे तो 6 5 30x आपका ये हो गया, 30x जो है वो आपका ये हो गया, ठीक है। 3 18 हुआ और फिर 6 5 30x ये हो गया, और इसकी वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है 558 के बराबर। तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 7 14, 2 9 18। तो यहाँ से अगर हम 3 से काट दें सभी को तो 5x² प्लस यहाँ पे कितना जाएगा 6 आएगा 6x, और यहाँ पे कितना आएगा 15x, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, यहाँ पे L × B यानी कि 15x², फिर B × H यानी कि 6 3 18x हो गया, ठीक है 18x हो गया। उसके बाद क्या आएगा 6 5 30x हो गया, ठीक है। तो 48 हुआ, हाँ ये टोटल आप इस तरीके से समझो, इसे काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे ये आपका एक्चुअल में जो वैल्यू आया वो कितना है 15x² प्लस 48x = 279। तो 3 से काट सकते हैं तो कितना जाएगा 5x² प्लस 16 3 48, यानी कि 16x बराबर 3 9 27 और 3 3 9। तो इक्वेशन क्या बन गई 5x² प्लस 16x माइनस 93। तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाने पर हमारे पास 16x है। तो इसकी गुणा करोगे तो देखो 93 क्या होता है आपका 31 × 3 होता है 93, और 5 ये, तो 31, और 31 में से अगर हम 15 घटाएं तो कितना जाएगा 16, यानी कि लिख सकते हैं इसे 5x² प्लस आपका 31x माइनस 15x माइनस 93 = 0। तो यहाँ पे x अगर हम कॉमन ले लें तो कितना जाएगा 5x प्लस 31, और यहाँ पे माइनस का अगर हम यहाँ पे माइनस का कितना कॉमन ले लें 5 ने 3 आएगा कॉमन, तो 5x प्लस 31 आएगा। तो यहाँ पे एक हमारे पास आ गया टर्म x माइनस 3, और एक आ गया 5x प्लस 31 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 3, यानी कि x की वैल्यू 3 निकाली, तो उसकी लंबाई क्या होगी तो 3 15। तो ये कितना है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये ध्यान देना है। और आंसर जो में निकालना है वो डेसीमीटर में निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं 1/100, यानी कि 15/100 हुआ, और ये मीटर में आया। डेसीमीटर में निकालना है तो 10 से गुणा कर दो, यानी कि 1.5 डेसीमीटर आएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे आपको सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाई कर लो इसे। देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 4 3 12, तो 4 बाहर निकल के आ जाएगा, यानी कि 2√3 हो गया ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 4 का 2 बाहर निकल के आया, यानी कि 2√3 माइनस 2 हो गया। ऐसे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें, देखो कितना है √3 प्लस 1 ये है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो कितना आएगा 5 प्लस √3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया √3 माइनस 1, और फिर कितना है 5 माइनस √3। तो 2 दूना कितना हुआ 4, इसको इधर लिख लिया। अब देखो √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b²। तो 3 माइनस 1 कितना हुआ आपका 2,
ऐसे ही 5 प्लस रूट 3 और 5 माइनस रूट 3 यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस कितना हुआ 3, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 22, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक कितना हुआ 17 यानी कि 176। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक 300 मीटर ऊंचे पर्वत शिखर से भूमि पर बने सेतु के दोनों पार्श्व के अवनमन कोण 45 और 30 हैं और सेतु के दोनों पार्श्व पर्वत के एक ही तरफ हैं, तो सेतु की लंबाई क्या होगी। इस तरीके से फिगर बनेगा, जैसे इस तरीके से ये पर्वत है, ये 300 मीटर इसकी लंबाई है यानी कि ऊंचा है, ठीक है। इस तरीके से अवनमन कोण जो है, इस तरीके से जो एक सेतु, जैसे सेतु इस तरीके से है, ठीक है, एक भाग पे कोण जो है वो कितना बनना है, यहाँ पे 45, ये अवनमन कोण बनना है, तो अगर यहाँ पे 45 बनना है इसका मतलब है ये वाला भी एंगल 45 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दो समांतर भुजाएं तो ये एकांतर कोण होंगे तो ये बराबर होंगे। दूसरे से जो है वो 30 डिग्री बनता है, यानी कि ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला भी एंगल जो होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। आपको इस सेतु की लंबाई यानी कि इस वैल्यू को आपको बताना है, ये वाली जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल 45 है तो 45 पे भुजाओं का अनुपात 1:1 होता है, यानी कि अगर ये 300 है तो ये भी जो है वो 300 हो जाएगा। अगर एंगल 30 है तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यानी कि भुजाओं का अनुपात 1:√3 होता है। तो अगर 1 की वैल्यू 300 है तो √3 की वैल्यू कितनी जाएगी 300√3। तो अगर पूरी वैल्यू 300√3 है और ये वाली 300 है तो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी 300√3 माइनस 300। तो 300 कॉमन ले सकते हो, 300 अगर कॉमन लोगे तो √3 - 1 होगी, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि cos थीटा की जो वैल्यू है वो 3/5 है तो sin थीटा इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, तो sin/cos यानी कि tan थीटा इंटू tan थीटा। एक्चुअल में हमें क्या निकालना है tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब cos sin ये सब क्या है समकोण त्रिभुज के अनुपात होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाएं तो cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार जो है वो 3 है और कर्ण 5 है, तो इसका जो लंब है वो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 3 4 5 का आपका ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे tan बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, यानी कि इसका स्क्वायर कर दोगे तो 16 बटे कितना हो जाएगा 9, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC पर ऐसे दो बिंदु हैं कि D इज पैरेलल टू BC तथा DE जो है त्रिभुज ABC को दो समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, तो अनुपात DB और AB का अनुपात कितना होगा। देखो अगर हम फिगर बनाएं तो इस तरीके से त्रिभुज आपका है त्रिभुज ABC, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, ये जो है ये इसके पैरेलल है DE, ठीक है, और इसको समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज ABC को दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। इसका मतलब है अगर इसका एरिया 1 है तो पूरे वाले का जो एरिया होगा वो 2 होगा। तो अगर एरिया का अनुपात 1 और 2 है तो भुजाओं का अनुपात उसका अंडर रूट होगा, यानी कि AD बटे AB का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 1:√2 होगा, यानी कि ये पूरी भुजा अगर √2 है तो ये वाली 1 है, तो अगर ये पूरी √2 है ये 1 है, यानी कि ये वाली 1 है, तो इसकी अगर वैल्यू निकालें तो कितनी जाएगी √2 - 1। तो यही आपसे पूछ रहा है DB और AB का अनुपात, तो DB जो है वो कितनी आ गई √2 - 1 और ये AB कितनी है √2, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC के अंदर एक अंतःवृत्त बनाया गया है जिसका केंद्र O है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का एक फार्मूला होता है, मैं लिखा दूंगा, वो आगे भी आपके काम आएगा। इस तरीके से A B और C है, ठीक है, AB जो है वो 6 है और BC जो है वो 8 है, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। इसके अंदर अंतःवृत्त का मतलब इसके अंदर एक वृत्त बना है, इसकी त्रिज्या आपको निकालनी है। तो हमेशा याद रखो चाहे त्रिभुज समकोण हो या कोई भी हो, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है R स्मॉल r होता है डेल्टा/S, ठीक है, और कैपिटल R यानी कि परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है
ABC अपान 4 डेल्टा होती है। क्या होती है? ABC अपान 4 डेल्टा होती है। तो हमें यहाँ पे स्मॉल r निकालना है। डेल्टा का मतलब इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट यानी कि 1/2 6 इंटू 8 यानी कि 2 3 6 3 8 कितना हुआ? 24। ठीक है, और इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? देखो 8 6 14 10 24 और उसका आधा करोगे तो कितना आएगा? 12, यानी कि डेल्टा की वैल्यू 24 आ गई और अर्ध परिमाप 12 आ गया। तो इससे डिवाइड करेंगे यानी कि जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 2 हो जाएगी। परिवृत्त की भी त्रिज्या आप निकाल सकते हो। तो ये दोनों फार्मूले आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज ये भी इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो आपकी होती है a/2√3 और परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/√3 होती है। ठीक है, और कभी कभी इसका अनुपात भी पूछा जाता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो a/2√3 और a/√3, तो इससे ये कैंसिल हो गया यानी कि 1:2। हमेशा याद रखो क्वेश्चन में कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कब 1:2 होगा, कब 2:1 होगा। देखो आपको पता होना चाहिए कि अंतःवृत्त अंदर बनता है वो छोटा होता है, परिवृत्त बाहर बनता है वो बड़ा होता है, यानी कि परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो छोटी वाली वैल्यू होगी। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या पूछे तो 1:2 और परिवृत्त और अंतःवृत्त की पूछे तो 2:1 होगी। तो a/2√3 यानी कि वैल्यू रख दो इसकी, a की वैल्यू कितनी है? 6/2√3। तो 2 से काटेंगे तो कितना हुआ? 3 को भी हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3 और नीचे भी कितना है? √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा यानी कितना जाएगा आपका? √3। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके? तो अधिकतम क्षमता यानी कि मैक्सिमम, जहां पे शब्द का यूज हो तुरंत समझ जाओ कि एचसीएफ आपको निकालना है। और दो संख्याएं या कितनी भी संख्या उनका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है कि वो दो संख्याएं लो जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। या तो वो डिफरेंस होगा उसका एचसीएफ या उसका कोई फैक्टर होगा। तो इसका डिफरेंस सबसे कम है, कितना है? 31। अब ऑप्शन देखो 31 के अलावा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब है ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि ए 7/8 कार्य को 28 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 5/6 भाग को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 7/8 कार्य को 28 दिन में करता है, तो 7 चौक 28 यानी कि पूरे कार्य को ए जो है वो कितने समय में करेगा? 8 चक्कू 32। कितने समय में करेगा? 32 दिन में करेगा। ऐसे बी 5/6 काम को 20 दिन में करता है, तो 5 चक्कू 20 यानी कि पूरे काम को कितने दिन में करेगा? बी जो है वो 24 दिन में करेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 96। क्लियर? अब 32 3 96 होता है, 24 चक्कू 96 होता है। दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो एक दिन में लड्डू कितने बनेंगे? 7। बनाने कितने हैं? 96। तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 7 कितना बचा? 2 6, फिर 7 × 21 कितना बचा? 5, यानी कि 13 से ही 5/7। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है, लेकिन अगर आपको तरीका पता है। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि 11 मित्र एक होटल में गए और उन्होंने बिल की राशि को समान रूप से अदा करने का निर्णय लिया। मतलब बराबर जो है बिल के जो पैसे हैं उनको बराबर बांटने का निर्णय लिया, किंतु उनमें से 10 लोगों में से प्रत्येक ने 60 रुपये अदा किए, यानी कि 10 जो लोग हैं सभी लोग 60-60 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप 11वें व्यक्ति को अपने अंश से 50 रुपये अधिक अदा करने पड़े, यानी कि उन्होंने अपने बराबर बांटे नहीं होंगे, इस वजह से बराबर ना बांटने की वजह से जो 11वां व्यक्ति है वो 50 रुपये ज़्यादा दे रहा है। तो पूछ रहा है कि उसके द्वारा अदा की गई राशि क्या होगी। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान लेते हैं कि जो 11वां व्यक्ति है एवरेज सबके हिस्से में कितना आया? XX। मान लेते हैं XX रुपये आया, लेकिन इससे जो है ये लोग अपने एवरेज के बराबर नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से इससे 50 रुपये ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो अगर ये 50 रुपये जो है वो इन लोगों में सभी में बांटता है, इसका मतलब है सभी लोग अपने एवरेज के बराबर पैसे देते। तो अगर 50 10 लोगों में बढ़ता है, इसका मतलब सबके हिस्से में 5-5 रुपये और आने चाहिए थे, यानी कि 65-65 रुपये जो है वो सबके हिस्से में पड़ने चाहिए थे। इसका मतलब है कि जो एवरेज है सभी का वो कितना है? 65, यानी कि सभी को 65-65 रुपये अदा करने चाहिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पूछता कि टोटल कितना
कितना खर्चा हुआ, कितना बिल आया, तो इसको हम 11 से गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि 11वें व्यक्ति का कितना रुपया खर्च हुआ, तो उसने एवरेज से 50 ज़्यादा खर्च किया, यानी कि 65 + 50 उसका कितना रुपये खर्च हुआ, 115 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए की जो वैल्यू है वो √6 + √5 है, बी की जो वैल्यू है वो √6 - √5 है। तो 2a² - 5ab + 2b² की वैल्यू आपको बतानी है। देखो इनको अगर आपस में गुणा करेंगे तो a² - b² यानी कि ab की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 - 5 यानी कि 1। और a² + b² की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 × 5 = 11 और प्लस 2√30 आएगा, 2ab यानी कि 2√30। ऐसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11 - 2√30। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 22। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसे हम क्या ले सकते हैं, 2 और a² + b² माइनस का 5ab। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 22, यानी कि 2 × 22 - 5, 44 - 5 दैट मीन कितना हो गया आपका 39, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, ये मैंने कल भी आपको इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बताया था कि दो फॉर्मेट बनते हैं इसमें, एक x + 1/x की वैल्यू 2 हो तो ये x = 1 पे सेटिस्फाई होता है, एक x + 1/x की वैल्यू अगर -2 हो तो ये x = -1 पे सेटिस्फाई होता है। तो x + 1/x = 2 है, यानी कि x = 1 पे सेटिस्फाई होगा। तो 1 पे चाहे कितनी भी पावर ले लो वैल्यू हमेशा 1 आएगी, यानी कि 1 + 1 इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक इंपॉर्टेंट मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, इसको आपको नोट डाउन करना है। इस पे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। a³ + b³ + c³ - 3abc का जो फार्मूला होता है वो होता है a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc - ca। इसका एक और फार्मूला होता है 1/2 a + b + c और ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे a + b + c बराबर अगर 0 हो तो इसका फार्मूला क्या जाएगा, देखो यहाँ पे अगर 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, यानी कि a³ + b³ + c³ -3abc की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, यानी कि a³ + b³ + c³ जो होगा वो 3abc के बराबर होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इन्हें जोड़ के देखो, a + b + c करोगे तो ये जो है वो 0 आ रहा। अगर 0 आ रहा तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, इसको भी आप याद रखिए डायरेक्ट। ठीक है, त्रिभुज ABC में AD BE और CF 3 माध्यिकाएं हैं, तो AD BE CF और AB AC और BC यानी कि माध्यिका और भुजाओं का अनुपात जो होता है वो 3/4 के बराबर होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 125 मीटर और 115 मीटर लंबाई की दो गाड़ियां समांतर लाइनों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 33 km/h और 39 km/h की चाल से चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे की ओर, यानी कि एक दूसरे की ओर का मतलब ये इस तरफ जा रही है तो ये इस तरफ, यानी कि विपरीत दिशाओं में चल रही है। तो विपरीत दिशाओं में अगर चल रही है तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, जोड़ के निकालेंगे। अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो घटा के निकालेंगे। उन्हें आपस में मिलने के क्षण से एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। अब ट्रेन के केस में क्या होता है, लंबाइयाँ जुड़ती हैं, और चाल का केस क्या होता है कि अगर समान दिशा में जा रही हैं तो चाल घटा के निकालते हैं रिलेटिव स्पीड, और एक ही दिशा में अगर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जोड़ के, और एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटा के निकालते हैं। तो समय कितना लगेगा, लंबाइयों का योगफल यानी कि 125 और 115 कितना हुआ आपका 240, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, इसका मतलब है जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो जोड़ के निकालेंगे। तो 9 3 कितना हुआ आपका 12 हासिल लगा, 1 3 3 6 और 1 कितना हुआ 7, ये 72 km/h आई। इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 8 चौक कितना हुआ 72, 4 पंचे 20 हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ,
यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यानी कितना समय लगेगा 12 सेकेंड लगेगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में कराया था कि समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। इसको आप डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर जो है वो 385 है। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 का स्क्वायर अगर बाहर ले लें, या आप ये समझो कि अगर हम 4 बाहर ले लें तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 10 का स्क्वायर आएगा। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी है आपकी 385 दी है। इसको गुणा कर दो, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 2 कितना हुआ 34, हाथ से लगा 3, 4 तिया 12, 3 कितना हुआ 15, 1540 आएगा। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि एंटोनियम, सिनोनियम और जितने भी ये मॉक हो रहे हैं इन सब की PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी ई बुक वाले सेक्शन में। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।